हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड की यूनिट 1 को, भारत की विदेश नीति को अच्छे से समझेंगे। इस यूनिट में हमें कई सारी बातें करनी है, जैसे कि सबसे बड़ी बात कि भारत की विदेश नीति क्या है, भारतीय विदेश नीति के क्या निर्धारक हैं, भारतीय विदेश नीति के क्या सिद्धांत हैं और वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति की क्या स्थिति है। इन सभी बातों का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करेंगे, इन सभी बातों को समझेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ सकेगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ समझ ना आए, बट धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो की मेन टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले बात करते हैं कि आखिर विदेश नीति होती क्या है। देखिए दोस्तों, विदेश नीति वो नीति होती है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है। विदेश नीति ऐसी पॉलिसी होती है जिसके द्वारा एक सरकार अपने आसपास या जो दूसरे देशों की सरकारें होती हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करती है। एक सरकार अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने हित को पूरा करने की कोशिश करती है। कोई भी देश होता है तो वो चाहता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो किस तरह आप दूसरे देश का फ़ायदा उठा सकते हो, किस तरह दूसरे देशों की सरकारों का फ़ायदा आप अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उठा सकते हो, इसी के लिए विदेश नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ तक आपको फॉरेन पॉलिसी का थोड़ा-सा आइडिया लग गया होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। बट फिर भी फॉरेन पॉलिसी क्या होती है ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैंने बस यहाँ पे आपको थोड़ा-सा समझाया है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके द्वारा एक देश अपने हित को, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है और दूसरे देशों के साथ विदेश नीति के द्वारा अपने संबंध स्थापित करता है। वो डिसाइड करता है कि हमें किस देश के साथ अच्छे संबंध रखने हैं या किस तरह के संबंध रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई जो देश होते हैं वो कहते हैं कि हमें किसी भी देश के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। तो ये भी विदेश नीति का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो हमारा मेन टॉपिक है कि भारत के नीति निर्धारक तत्व कौन से हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको निर्धारित करने में, उसको डिसाइड करने में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिर वो कौन से तत्व हैं, कारक हैं जिसके द्वारा भारतीय विदेश नीति बनाई गई है या डिसाइड की गई है। तो अब हम उनकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारत की विदेश नीति है उसको इतनी आसानी से डिसाइड नहीं किया जा सकता। भारत 1947 में ही आज़ाद हो गया था, बट भारत की विदेश नीति को निर्धारित करना उस समय भी इतना आसान नहीं था। कई सारे कारक थे, कई सारे तत्व थे जिसने भारतीय विदेश नीति को निर्धारित किया। सबसे पहली चीज़ कि भारत के पास अपनी खुद की एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति थी। मतलब भारत को बहुत सारी चीज़ें उसकी सभ्यता और संस्कृति से ऑलरेडी मिली हुई थी। भारत में कई महान नेता रह चुके थे। कौटिल्य जैसे यथार्थवादी राजनेता भी भारत में रह चुके थे। यथार्थवादी कौटिल्य का मतलब है यहाँ पर कि कौटिल्य ने ये कह दिया था कि अगर राज्य की सुरक्षा के लिए कोई अनुचित कार्य भी करना पड़े तो राजा को या राज्य को करना चाहिए। मतलब नैतिकता से दूर जाने पर भी कौटिल्य ने बल दिया। कौटिल्य ने कहा कि अगर आप नैतिकता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं और राज्य की सुरक्षा आवश्यक है तो राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दो। राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता से हटना पड़े तो हट जाओ। तो ऐसे विचार कौटिल्य ने दिए थे। दूसरी ओर हमारे पास अशोक का भी एग्जाम्पल था जिसने बहुत ज़्यादा नैतिकता की, दया की भावना प्रदर्शित की थी। जो उसके उच्च आदर्श थे अशोक के, उससे नेहरू बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा महात्मा गांधी के विचारों से भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित था। महात्मा गांधी के विचारों को तो आप जानते ही हैं, जो कि पूरी तरह नैतिकता और अहिंसा की विचारधारा पर आधारित थे। इसके अलावा भारत में ये लंबे समय से परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की।
मतलब पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, ऐसी मान्यता भारत में लंबे समय से रही है। इसके अलावा भारत का दोस्तों अपना एक खुद का एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था वो बहुत ही लंबे समय तक चला था, जिस बीच भारतीय नेताओं ने कई सारे डिसीजन लिए थे अपने देश के लिए। अब जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसी के दौरान भारतीय राजनेताओं ने, जैसे कि नेहरू हो गए या दूसरे जो नेता थे, उन्होंने भारतीय विदेश नीति की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दी थी। जैसे कि कई सारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान ही विश्व में कई सारे सम्मेलन होते थे, जिसमें नेहरू वगैरह या दूसरे जो नेता थे भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लेते थे। और उन्होंने सदा से ही आज़ादी से पहले ही कई सारे सम्मेलनों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध किया है। इसके अलावा लंबे समय तक ये जो संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला, इसने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय विदेश नीति डिसाइड करने में। देखिए दोस्तों, आज़ादी से पहले ही स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चल रहा था, मतलब ये जो लंबा इतिहास था भारत की आज़ादी का, इस बीच ही सभी नेताओं की भी सहमति बन चुकी थी कि वो साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि भारत जो होगा वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इसका विरोध करेगा। रंग भेद में की जो नीति थी अफ्रीका में, या जो जाति प्रथा वगैरह थी, इसका विरोध करेगा। तो कई सारी चीज़ें थी, कई सारे इंसिडेंट्स थे जिनसे भारतीय विदेश नीति बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, जिसने भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में एक अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, अब हम इन सभी तत्वों का, जो भी तत्व भारतीय विदेश नीति के निर्माण में सहायक रहे हैं, उन सभी तत्वों का एक अरेंज फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, अभी जो भी मैंने आपको समझाया वो एक बैकग्राउंड के लिए इम्पोर्टेंट था, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम इन सभी चीज़ों को एक अरेंज फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। पहला है भूगोल। भारत की विदेश नीति के निर्माण में देश के विशाल आकार, उसकी जलवायु तथा उसकी अवस्थिति और भू आकृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेहरू ने 1949 में कहा था कि भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण कोई भी देश भारत की उपेक्षा कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि मानचित्र पर दृष्टिपात कीजिए, मतलब मानचित्र को, मैप को देखिए। यदि आपको मध्य पूर्व को प्रभावित करने वाले किसी प्रश्न पर विचार करना है तो भारत को तो अवश्य ही सामने रखना पड़ेगा। यदि आपको दक्षिण पूर्व एशिया संबंधी किसी प्रश्न पर विचार करना है, तब भी आप भारत के बिना कुछ नहीं कर सकते। यही स्थिति सुदूर पूर्व की है। यद्यपि मध्य पूर्व का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है, फिर भी भारत के साथ दोनों का संपर्क है। देखिए दोस्तों, भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में सबसे बड़ा हाथ है, या जो सबसे पहला जो हाथ है वो है भूगोल का। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब है यहाँ पर कि जो देश की बनावट है, देश की जो लंबाई है, देश की जो देश का एरिया है, क्षेत्र है, तो मतलब जो भू आकृति है, जो पूरा का पूरा देश जिस तरह से बना है, इस चीज़ ने देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है अपने वक्तव्य में, अपने सेंटेंस में उन्होंने कहा है कि देखिए, भारत की स्थिति ऐसी है कि कोई भी देश भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता, भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि देखिए, अगर आपको दक्षिण पूर्व एशिया, या देखो, आपका मतलब है कि किसी थर्ड कंट्री को, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, अगर कोई कंट्री चाहती है कि वो दक्षिण पूर्व एशिया से अच्छे संबंध बनाए, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, अगर इनसे अच्छे संबंध बनाना चाहती है तो वो भारत को मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। भारत को भी उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। साथ का मतलब है कि एक इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का तो इस एरिया में वर्चस्व सा है। इसके अलावा जो मिडल ईस्ट की कंट्री हैं,
अगर वहाँ से भी किसी देश को मतलब किसी देश को संपर्क स्थापित करना है, किसी समस्या को हल करना है, तो भारत का निर्णय भी इम्पोर्टेंट होता है, भारत का साथ भी इम्पोर्टेंट होगा। ये नेहरू ने कहा और ये हकीकत है। भारत का जो आकार है, भारत की जो स्थिति है, भारत इतनी दूर तक फैला हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक स्थिति में भारत स्थित है। तो कोई भी देश भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, स्पेशली जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं, मिडल ईस्ट की बात करते हैं तब। इतिहास और भूगोल की बाध्यताओं की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर वीपी दत्त ने लिखा है कि भारत के आकार और उसकी सामर्थ्य तथा उसकी विशिष्ट वर्ग के विचारों के आधार पर उसका विश्व की समस्याओं में रुचि लेना नितांत आवश्यक था। भारत दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है। इसकी उत्तरी सीमाओं की रक्षा प्रायः महान हिमालय पर्वतमाला करती है। देश के 3 ओर विस्तृत सागर है। इन तथ्यों की विदेश नीति निर्धारक उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हिंद महासागर का उपयोग 17वीं से 19वीं शताब्दियों के समय फ्रांसीसियों, अंग्रेजों, डच और पुर्तगालियों ने उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य से किया था। इसलिए आज की हिंद स्थिति में हिंद महासागर पर कोई भी विदेशी प्रभुत्व भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। विशाल समुद्र तट की सुरक्षा के लिए भारत को एक शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, अब भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत की जब कभी भी विदेश नीति बनाई जाती है तो उसको देखना आवश्यक है। अब भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इतिहास में भारत को समुद्र के रास्ते ही ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या जो डच कंट्रीज आई थी, उन्होंने उपनिवेश बनाया था। तो इस तरह समुद्र से भारत को एक खतरा भी है। तो इसीलिए भारत को अपने लिए एक बहुत शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता है। और अगर हम फ़िलहाल देखें, एक फ़िलहाल स्थिति को अगर हम देखें, तो जो 26/11 की जो घटना हुई थी, वो भी कहाँ से शुरू हुई थी? समुद्र से। जो आतंकवादी थे वो समुद्र से आए थे। तो इस तरह से भी आज के टाइम पर भी समुद्र की रक्षा करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत को अपनी तटों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसेना की नेवी की आवश्यकता है। तो इस तरह दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि भूगोल का, देश की आकृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अपनी विदेश नीति में, स्पेशली भारत के संदर्भ में। अब भारत चाहता है कि जो ये हिंद महासागर का ये जो क्षेत्र है उसको शांति का क्षेत्र घोषित किया जाए। मतलब कोई भी कंट्री अपनी युद्धपोत वगैरह हिंद महासागर में ना लाए। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल तथा भूटान के साथ भारत की सीमाएं मिलती हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र को अफ़गानिस्तान भी स्पर्श करता है। हालांकि वो जो पीओके है वो अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली स्पर्श नहीं कर रहा है। मतलब भारत का जो मेन हिस्सा है वो अफ़गानिस्तान को वैसे हकीकत में अभी टच नहीं कर रहा है, बट जो पीओके है जिसे हम भारत का हिस्सा मानते हैं वो मतलब उसकी बाउंड्री अफ़गानिस्तान से टच होती है। चीन द्वारा 1962 में भारत पर हिमालय की ओर से आक्रमण करने के पूर्व हिमालय को देश की रक्षा पंक्ति कहा जाता था। कवियों और लेखकों ने हिमालय को भारत का प्रहरी कहा था। अब यह सत्य नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त विश्व भर की सुरक्षा व्यवस्था पर सशक्त वायुसेनाओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। भारत के विशाल समुद्र तट के हित में न केवल एक सशक्त नौसेना आवश्यक है, बल्कि अन्य तटीय देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी वांछनीय तथा अपेक्षित हैं। तो देखिए दोस्तों, अब भारत की बाउंड्री कई सारे देशों के साथ शेयर होती है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो भारत को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो वो इन सारी चीज़ों को देख कर ही तो वो अपनी विदेश नीति बनाता है। इसके अलावा जो हिमालय था, कहा जाता था कि जो हिमालय है वो भारत की सुरक्षा करता है चीन से, और बहुत लंबे समय से करता भी रहा था। बट अब 1962 में हमने देखा कि आक्रमण कर दिया चीन ने, पर्वतमाला के होते हुए भी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हिमालय कुछ इस तरह का है जिससे कि चीन को फ़ायदा मिलता है। चीन की सेनाएं आसानी से भारत में एंटर कर सकती हैं, बल्कि भारत को दिक्कत हो जाती है वहाँ तक पहुँचने में। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए
भारत अपनी विदेश नीति को अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति वो बनाता है। मतलब कि इन सभी चीज़ों की भारत उपेक्षा यानी कि नज़रअंदाज इनको नहीं कर सकता है। तो ये जो भूगोल का जो एरिया है, ये भारत की जो बनावट है, इसको देखकर ही भारतीय विदेश नीति निर्धारित की जाती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं इतिहास और परंपरा की। अब देखिए दोस्तों, इतिहास और परंपरा ये भी एक तत्व है भारतीय विदेश नीति के निर्धारण का। भारतीय विदेश नीति का जो निर्धारण हुआ है या हो रहा है, उसका एक रीज़न भारत का इतिहास और भारत की परंपरा भी रही है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत के ऐतिहासिक विकास का विदेश नीति के निर्धारण में योगदान अवश्यम भावी था। भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार हुआ था, जिसका उत्तर एक अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा दिया गया था। इस गति में आंदोलन का नेतृत्व गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद जैसे दिग्गजों ने किया। उनके व्यक्तित्व और योगदान का प्रभाव निश्चय ही पड़ा। यही नहीं, भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की धरोहर ने भी विदेश नीति के मूल सिद्धांत निश्चित करने में सहायता की। वीपी दत्त ने इस संदर्भ में लिखा है कि चीन की तरह भारत की ऐसी प्राचीन सभ्यता है कि जिस पर इस देश के लोगों को गर्व है। इसके पीछे शताब्दियों की परंपराएं हैं और बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। इस सब के होते भारत किसी के पीछे चलने वाले देश की भूमिका कैसे स्वीकार कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, भारत का अपना एक इतिहास रहा है, भारत की अपनी संस्कृति रही है, जिसका कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्पेशली जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था, उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बता दिया मैंने आपको पहले ही कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान जो गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे, दूसरे जो नेता थे, इनके विचारों के द्वारा विदेश नीति को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। अब गांधी ने नैतिकता का विचार दिया था, अहिंसा का विचार दिया था, और यही भारत की विदेश नीति का एक आधार भी है। भारत की विदेश नीति में अहिंसा भी शामिल है, नैतिकता भी शामिल है। भारत के पारंपरिक मूल्य वैल्यूज़ हमें वेदों तथा धर्मशास्त्रों जैसे महान ग्रंथों से मिले हैं। साथ ही स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव टैगोर, लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की कृतियों से भी अनेक मूल्य प्राप्त हुए हैं। जिन 3 महत्वपूर्ण मूल्यों ने भारत की विदेश नीति को रूप दिया वे हैं सहनशीलता, साध्य और साधन की बराबरी। साध्य और साधन की बराबरी का मतलब है कि जो लक्ष्य होंगे और जो लक्ष्य प्राप्त करने का जो जरिया या माध्यम होगा वो बराबर होंगे। मतलब कि ये नहीं कि लक्ष्य को पाने के लिए हम कोई से भी तरीके प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं। लक्ष्य को पाने के लिए एक ईमानदारी का ही रास्ता चुना जाएगा। और अहिंसा, सहनशीलता, साध्य और साधन की बराबरी और अहिंसा, ये भारतीय विदेश नीति के मूल्य रहे हैं, वैल्यूज़ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत का एक अपना अच्छा एक लंबा इतिहास रहा है। अब उसे अच्छा भी कहें या ना कहें, बट भारत में जो विचार रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। भारत में जो नेता वगैरह रहे हैं वो काफ़ी, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं कि भारत खुद भी एक महान शक्ति के रूप में पूरे विश्व में रह सकता है। महान शक्ति तो ना सही, बट भारत स्वतंत्र होकर अपने आप अब सारी चीज़ें मतलब खुद कर सकता है। उसे किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत की इतिहास और भारत की जो पारंपरिक परंपरा रही है, उसने भी भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा है आर्थिक और सैनिक तत्व, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फैक्टर्स। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पश्चिमी देशों, विशेषकर ब्रिटेन और अमेरिका के साथ होता था। राष्ट्रमंडल के अनेक देशों के साथ भी भारत के घनिष्ठ संबंध थे। खाद्य सामग्री के आयात के लिए भारत को पश्चिम के उदार देश लोकतांत्रिक देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि पश्चिम के इन देशों के साथ
भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हों। देखिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम आर्थिक और मिलिट्री सैनिक तत्व की। देखिए, जो भारत था वो लंबे समय से उसका व्यापार ब्रिटेन से हो रहा था, फिर अमेरिका से भी भारत का व्यापार हो रहा था। जो खाद्य सामग्री थी, उसके लिए भारत काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर निर्भर था। तो आज़ादी के बाद भी यही सोचा गया कि जो भारत है, वो पश्चिमी देशों के साथ काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा। तो ये एक आर्थिक और सैनिक तत्व का ही एक कारण था कि जो भारत था उसने इन देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना पसंद किया। हालांकि फिर भी भारत ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट में शामिल होने का विचार नहीं किया। आरंभ में भारत ने विकास की पूंजीवादी व्यवस्था को भी नहीं अपनाया। व्यवहार में भारत ने उदार लोकतंत्र और विकासवादी समाजवाद के समन्वय को अपनाया। भारत ने सोवियत प्रणाली पर आधारित योजनाबद्ध विकास को तो अपनाया, परंतु सरकार की सोवियत प्रणाली को नहीं। भारत ने दोनों ही शक्ति गुटों से आर्थिक सहायता स्वीकार की। भारत ने विश्व बैंक से भी बहुमूल्य सहायता स्वीकार की, लेकिन किसी भी देश के साथ ऐसी संधि नहीं की जिससे हमारा स्वतंत्र निर्णय करने का अधिकार समाप्त हो जाता। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक स्थिति का भी भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर था, इसीलिए भारत चाहता था कि वो किसी भी देश से, चाहे पश्चिमी देश हो यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, या फिर वो सोवियत संघ हो या कोई और भी देश हो, भारत हर जगह से, चाहे उसे कहीं से भी आर्थिक सहायता मिल जाए तो भारत उसे लेने के लिए तैयार था। बट शर्त ये थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता को दांव पर नहीं लगा सकता था। भारत ने ऐसी आर्थिक सहायता को स्वीकार किया जो कि उसकी स्वतंत्रता को कम नहीं कर रही थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तत्व है विचारधारा का तत्व, आइडियोलॉजिकल फैक्टर। ये भी विदेश नीति का एक निर्धारक है। विदेश नीति के निर्माण में प्रायः ऐसा होता है कि देश के नेताओं की विचारधारा नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दोनों विश्व युद्धों के मध्यकाल में हिटलर और मुसोलिनी ने अपनी विदेश नीति का निर्माण उस विचारधारा के आधार पर किया था जो कि उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती थी और साम्राज्यवाद का विरोध करती थी। इटली, जर्मनी और जापान तीनों फासिस्ट शक्तियों ने जब रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया, तब साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद विरोधी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। अर्थात इन तीनों शक्तियों की विदेश नीति का आधार साम्यवाद का विरोध करना था। तो देखिए दोस्तों, जो विचारधारा होती है उसका भी विदेश नीति के निर्धारण में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर हम उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण हमें हिटलर और मुसोलिनी का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। हिटलर और मुसोलिनी का जो विचार था वो साम्यवाद के विरुद्ध था। हिटलर, मुसोलिनी, यहाँ तक कि जापान, ये जो देश थे इन्होंने अपनी नीतियों को साम्यवाद के विरोध में बनाया था। मतलब इनकी जो विचारधारा थी वो साम्यवाद से बिल्कुल अलग थी। इन्होंने साम्यवाद का विरोध किया था। तो इनकी जो विदेश नीति बनाई गई थी उसमें इन्होंने साम्यवाद के विरुद्ध अपने लिए नीतियाँ बनाई थी। और इसी कारण से 1936 और 1939 में स्पेन के गृह युद्ध में जर्मनी और इटली का हस्तक्षेप भी साम्यवाद का विरोध करने के लिए किया गया था। अब देखिए, स्पेन में जब गृह युद्ध हो रहा था तो उसमें जर्मनी और इटली ने हस्तक्षेप किया था। वो इसीलिए किया था ताकि वहाँ जो साम्यवाद फैल रहा था उसको रोका जा सके। तो यहाँ पर जो अपनी विदेश नीति इन्होंने बनाई वो विचारधारा के आधार पर बना दी। इनकी जो विदेश नीति थी वो फासीवाद की विचारधारा, फासीवाद आप एक तरह से तानाशाही की विचारधारा कह सकते हैं, उस पर आधारित थी। तो विचारधारा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और भारत इस सिद्धांत का अपवाद नहीं है। मतलब भारतीय नीति भी विचारधारा पर आधारित थी। हमारी विदेश नीति भी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर आधारित है। भारत के नेताओं की प्रतिबद्धता कभी भी किसी उग्र विचारधारा के साथ नहीं थी। भारत की विदेश नीति के प्रथम निर्माता जवाहरलाल नेहरू
पूरी तरह पाश्चात्य देशों की उदार लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित थे। साथ ही नेहरू पर सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों का गहरा प्रभाव भी था। नेहरू यह चाहते थे कि उदार लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के गुणों के समन्वय पर हमारी विदेश नीति आधारित हो। साथ ही वह दोनों के दोषों से दूर रहना चाहते थे। इसलिए नेहरू ने आंख बंद करके ना तो अमेरिकी विदेश नीति के सिद्धांतों का अनुसरण किया और ना ही सोवियत विदेश नीति के सिद्धांतों का। तो देखिए दोस्तों, भारत की नीति खुद भी एक विचारधारा पर आधारित थी। किस विचारधारा पर? तो भारतीय विदेश नीति लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की विचारधारा पर आधारित थी। और भारतीय विदेश नीति का स्पेशली जब जवाहरलाल नेहरू बात करते हैं तो वो पश्चिमी देशों की जो विचारधारा थी और जो सोवियत संघ की जो विचारधारा थी उसमें समन्वय की बात करते हैं। मतलब दोनों ही विचारधाराओं में जो बुराइयां थी उनको हटाकर वो दोनों ही विचारधाराओं की कई बातों को भारत की विदेश नीति में शामिल करते हैं। अब विचारधारा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था। ब्रिटेन, जिसने 200 वर्ष तक भारत पर शासन किया था, युद्ध में विजय के बावजूद शक्तिहीन हो गया था। ब्रिटेन भारत को और अधिक अपने अधीन नहीं रख सकता था। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभर रहे थे। अमेरिका ने 1945 में एटम बम का प्रयोग करके सबसे अधिक शक्तिशाली होने का स्थान प्राप्त कर लिया था। सोवियत संघ ने शीघ्र ही परमाणु शक्ति प्राप्त करके अमेरिका को चुनौती दे दी। ये दोनों महाशक्तियां दो अलग अलग विचारधाराओं का नेतृत्व कर रही थी। देखिए, दोनों ही महाशक्तियों की अलग अलग विचारधाराएं थी और सोवियत संघ और उसके समर्थक देश साम्यवाद के प्रसार में लीन थे। तो दूसरी ओर अमेरिका ने अनेक देशों को अपना अनुयायी बनाकर पूंजीवादी गुट का निर्माण किया और साम्यवाद के प्रसार को रोकने का बेड़ा उठाया। इस प्रकार की परिस्थिति में शीत युद्ध आरंभ हुआ, जिसने तनाव की एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न कर दी। शीत युद्ध और गुटों की राजनीति का भारत की विदेश नीति पर सीधा प्रभाव पड़ा। गुट निरपेक्ष की नीति महाशक्तियों को भारत का उत्तर था। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में। अब भारत की जिस समय विदेश नीति का निर्माण हो रहा था आज़ादी के बाद, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत अलग थी। पहले क्या था कि ब्रिटेन शक्तिशाली था और बहुत सारे देश, फ्रांस वगैरह भी शक्तिशाली थे। बट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया कि केवल अमेरिका और यूएसएसआर, ये दो ही कंट्री शक्तिशाली रह गई थी और इन दोनों ने ही शीत युद्ध को जन्म दिया था। अब ऐसी परिस्थितियों में भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं हो सकता था। दो गुट के ऑप्शन थे भारत के पास। भारत चाहे इस गुट में शामिल हो जाए, चाहे उस गुट में शामिल हो जाए। बट इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। देखो, किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब था कि आप अपनी स्वतंत्रता को खो दोगे। अब जापान अमेरिका गुट में था, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी गुट में था, कई और भी देश अमेरिकी गुट में थे। बट जापान, ऑस्ट्रेलिया इतने स्वतंत्र नहीं है कि वो अमेरिका को डायरेक्टली बोल दें। तो इसका एक कारण यही था कि वो शीत युद्ध में अमेरिकी गुट में शामिल थे। बट भारत तो किसी भी गुट में शामिल नहीं था। तो भारत आज भी अगर चाहता है तो वो अमेरिका को डायरेक्ट जवाब दे देता है। जैसे कि अब यूक्रेन वॉर है, तो यूक्रेन वॉर में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। तो भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है। भारत का मन होगा तो वो उसका साथ देगा, नहीं तो नहीं। रूस के खिलाफ भारत ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तो ये सब उस समय की विदेश नीति का ही असर है। तो भारत ने जब दो शीत युद्ध की परिस्थिति थी, तो उस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। तो गुट निरपेक्षता को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ही अपनाया था। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ आप समझ गए होंगे, ये भी भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को हम आज भी देख सकते हैं। देखिए, अब क्योंकि 1991 के बाद से शीत युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया, सोवियत संघ का
पूरी तरह विघटन हो गया। तो अब ये देखा भारत ने कि अब हमें अमेरिका के साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब रूस भारत का इतना साथ नहीं दे सकता था जितना यूएसएसआर दे रहा था। रूस भी अमेरिका के साथ जा रहा था। जब शुरू में आप पढ़ेंगे अभी तो आपको पता चलेगा कि रूस भी अमेरिका से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। रूस ने भी भारत जैसे देशों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी 1991 के आसपास। बस बट तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली, इसी कारण से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो आप समझ रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगातार बनता ही जा रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं कि वो ताइवान को कैप्चर करना चाह रहा है। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में साफ साफ जाहिर है कि अमेरिका और भारत बहुत क्लोज आएंगे। अब भारत यूक्रेन में अमेरिका के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी अमेरिका उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसको अनसुना मतलब अनदेखा करते हुए भी भारत के बहुत क्लोज आ गया है। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का ही परिणाम है, जिसके कारण देश अपनी विदेश नीतियां बनाते हैं। इसके अलावा भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में जवाहरलाल नेहरू का चमत्कारी व्यक्तित्व ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत, जो सिद्धांत है हमारी विदेश नीति के, 50 वर्षों से अधिक समय तक लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। बहुत लंबे समय तक जो हमारे आज़ादी के टाइम पर जो भारतीय विदेश नीति के जो मूल सिद्धांत थे, वो लगभग बहुत लंबे समय तक बिना परिवर्तन के चले आ रहे थे। अब अभी के कुछ हाल के दशकों में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है, बट लगभग 50 से भी ज़्यादा सालों तक अपरिवर्तित थे भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेहरू के लोकप्रिय व्यक्तित्व का प्रभाव हमारी विदेश नीति पर स्थायी रूप से पड़ा है। नेहरू के व्यक्तित्व में एक प्रभावी चरित्र और एक स्पष्ट मस्तिष्क का अद्भुत संगम पाया जाता था। परिणाम यह हुआ कि नेहरू बहुत सरलता से जनमानस का समर्थन प्राप्त कर सकते थे और उनका हृदय जीत सकते थे। इस प्रकार नेहरू एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। जवाहरलाल नेहरू न केवल असाधारण प्रतिभा के नेता थे, बल्कि वह भारत की जनता के हृदय सम्राट थे और महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी थे। अब देखिए दोस्तों, भारतीय विदेश नीति बनाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है निर्धारित करने में, वो रहा है नेहरू का। इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि नेहरू आज़ादी से पहले ही जब अंतरिम सरकार बनी थी तभी प्रधानमंत्री बन गए थे, और उसी समय उन्होंने विदेश मंत्री का प्रभार भी संभाल लिया था। तो लगभग 18 सालों तक वो विदेश मंत्री के पद पर रहे थे। 18 सालों तक इसलिए क्योंकि जो अंतरिम सरकार बनी थी वो तभी से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का कार्य संभाल रहे थे, और 1964 तक वो थे। तो 18 सालों तक उन्होंने भारतीय विदेश नीति को सुदृढ़ करने का काम किया है। उनका जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी आदर्शवादी थे। हालांकि वो थोड़े यथार्थवादी थे, बट काफ़ी आदर्शवादी थे। आदर्शवादी थोड़ा सा नैतिक भावना से ज़्यादा जुड़ा होता है, थोड़े से इस तरह के थे। तो उन्होंने नैतिक भावना जैसी चीज़ों को भारतीय विदेश नीति में काफ़ी शामिल किया। जैसे कि पंचशील का जो सिद्धांत आया था वो भी एक उन्हीं के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, जिसको चाइना के साथ अप्लाई किया गया था, चाइना के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। इसके अलावा ये जो पंचशील का सिद्धांत था वो काफ़ी फेमस हुआ था। दूसरे देशों ने भी आपस में कई बार पंचशील के सिद्धांत के द्वारा हस्ताक्षर या समझौता किया था। हालांकि वो बात अलग है कि चीन के सामने हमारा जो पंचशील का सिद्धांत था वो सफल नहीं हुआ। बट आज़ादी के 40-50 सालों बाद भी पंचशील के सिद्धांत की बात आज भी चीन और भारत के बीच में की जाती है। जब चीन और भारत बैठते हैं आमने सामने तो वो बात करते हैं कि हम पंचशील में जो सिद्धांत थे, पंचशील के सिद्धांत, उनको आज भी हम मानेंगे। इसके अलावा विश्व को गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत भी नेहरू के द्वारा ही दिया गया था। कहते हैं ना कि हम भारत के द्वारा दिया गया था, तो भारत में नेहरू का एक अहम रोल था। तो नेहरू के द्वारा ही गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को काफ़ी प्रमुखता मिली थी। तो इससे जो उनका व्यक्तित्व था वो काफ़ी ज़्यादा विश्व में फेमस हो चुका था।
तो भारतीय विदेश नीति पर जवाहरलाल नेहरू का और उनके व्यक्तित्व का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि कहा जाता है कि चीन के जो माओ से तुंग थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण इसलिए भी किया था, ये अलग पॉइंट है, उन्होंने भारत पर आक्रमण इसलिए भी किया था क्योंकि वो दर्शाना चाहते थे कि जो नेहरू का इतना गुणगान हो रहा है, उनकी पर्सनैलिटी की इतनी बातें दुनिया भर में फैल रही हैं, हकीकत में वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस समय जिस समय आक्रमण हुआ था, उस समय तक नेहरू की जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ऊंची थी। नेहरू पूरे विश्व भर में काफ़ी फेमस नेता बन चुके थे। तो माओ से तुंग की एक पर्सनली भी एक दुश्मनी कह लो या एक जलन कह लो कि उनके अंदर ये था कि वो ये भी दिखाना चाहते थे कि आखिर में नेहरू कुछ नहीं है। तो इसलिए भी उन्होंने एक आक्रमण किया था। अगर चाइना चाहता तो वो पूर्वी भारत के काफ़ी बड़े हिस्से पर कैप्चर कर सकता था, बट फिर भी उसने युद्ध विराम घोषित कर दिया। अभी वैसे हम इसको चाइना वाले टॉपिक को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ों को हम समझ लेंगे वहाँ पर फिर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो कि नेहरू के व्यक्तित्व से संबंधित था, जो मुझे पता था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जितनी भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। सिलेबस में आपकी सारी टॉपिक्स दिए गए हैं और इसी कारण से इन सभी को कवर किया जा रहा है। इससे आपको नॉलेज तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं सिद्धांतों की। तो भारतीय विदेश नीति में बहुत सारे सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता का। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुटनिरपेक्षता की नीति भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। द्वितीय महायुद्ध में लड़ाई समाप्त होने के तुरंत बाद एक नए और अभूतपूर्व तनाव का विकास हुआ। ये तनाव कल तक के मित्रों के बीच अचानक उत्पन्न हो गया था। इस तनाव को शीत युद्ध नाम दिया गया। संसार के अनेक देश दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गए। इनमें से एक गुट का नेतृत्व अमेरिका ने और दूसरे का सोवियत संघ ने किया था, सोवियत जो कि अब नहीं है। गुटों की इस राजनीति ने शीत युद्ध को जन्म दिया। भारत ने आरंभ में ही यह निश्चित कर लिया था कि वह किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है कि भारत का जो विदेश नीति है उसका एक सिद्धांत है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत इसीलिए आया क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध के दौर में भारत ने ना तो अमेरिकी गुट में शामिल होना चाहा, ना ही सोवियत गुट में। इसका रीज़न साफ था कि भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना चाहता था और स्वतंत्र रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसी कारण से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और विश्व के कई देशों को प्रोत्साहित किया कि वो इस गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएं, गुट निरपेक्षता के आंदोलन में शामिल हों। दूसरा सिद्धांत है पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। अब भारत की विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करने वाले देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आदर करना भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन से एक विश्व की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। व्यवहार में इसका अर्थ यह है कि विभिन्न देश जहां अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं और जिनकी सामाजिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से अलग हैं, वो एक दूसरे की व्यवस्थाओं का आदर करते हुए शांतिपूर्वक रह सकते हैं। देखो दोस्तों, भारत ने दुनिया को ये सिद्धांत दिया, भारत ने अपनी विदेश नीति में ये सिद्धांत शामिल किया, वो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का मतलब था कि भारत चाहता था कि विश्व में जितने भी देश हैं वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहें। मतलब पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, तो अब जितने भी देश हैं वो आपस में लड़े ना, वो एक दूसरे के अस्तित्व के साथ बने रहें। अलग अलग समुदाय हैं, किसी देश में अलग अलग धर्म हैं, तो वो उसके लिए लड़ाई झगड़ा ना करें, संघर्ष ना करें और एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखें, शांतिपूर्ण रखें। भारतीय
दर्शन के इस मूल सिद्धांत को 1954 में तब औपचारिक मान्यता दी गई जब भारत और चीन ने आपसी संबंधों के आधार के रूप में पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इन 5 सिद्धांतों की व्याख्या 29 अप्रैल 1954 के भारत चीन समझौते में विस्तार से की गई थी। यह समझौता भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। समझौते की प्रस्तावना में निम्नलिखित 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो पंचशील का सिद्धांत था, ये भारत और चीन के बीच में औपचारिक रूप से 1954 में समझौता हुआ था कि दोनों ही देश पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और इनका आदर करेंगे और एक दूसरे का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्वीकार करेंगे। उस समय भारत और जो तिब्बत का एरिया है वहाँ पर व्यापार शुरू करने के लिए ये समझौता किया गया था। अब इस समझौते में 5 बातें शामिल थी, 5 सिद्धांत शामिल थे जो इस प्रकार हैं। पहला है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। दूसरा है एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण ना करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा है समानता और परस्पर मित्रता की भावना। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो पंचशील के ये 5 सिद्धांत थे जिसमें चाइना और भारत ने ये माना कि हम एक दूसरे की आज़ादी का मतलब खंडन नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी पर भी आक्रमण यानी कि अटैक नहीं करेंगे और एक दूसरे का जो इंटरनल मैटर होता है, आंतरिक मामला होता है, उसमें हम हस्तक्षेप या इंटरवीन नहीं करेंगे और एक दोस्ती की भावना का विकास करेंगे, परस्पर समानता की भावना का विकास करेंगे और एक दूसरे का अस्तित्व बनाए रखेंगे। अब तीसरा जो सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का वो है कि पराधीन देशों की स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद का विरोध। जो पराधीन देश हैं, जो गुलाम बनाए हुई कंट्रीज थी, पहले तो बहुत ज़्यादा थी, आज नहीं है उतनी, बट फिर भी भारत की जो मेन सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का वो है कि जो पराधीन देश हैं, जिनको गुलाम बनाया गया है, जो उपनिवेश रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता हो और साम्राज्यवाद का विरोध हो। तो उपनिवेशवाद का विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध भारत की विदेश नीति के निर्माताओं के लिए आस्था का विषय रहा है। भारत स्वयं लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पीड़ित रहा था, इसलिए भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रत्येक रूप का विरोध करने का निर्णय किया है। अब देखिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कई रूप होते हैं। अब कई सारे देश आर्थिक रूप से किसी देश पर बहुत ज़्यादा अधिकार रख लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, आर्थिक रूप से उसे पैसा देकर ही गुलाम बना लेते हैं, उसको कई तरह से मतलब ऑर्डर करते हैं। बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आज के टाइम पर इन छोटे जो अफ्रीकन छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। तो ये भी एक तरह का साम्राज्यवाद है। साम्राज्यवाद का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब कोई तीसरी कंट्री से, कोई दूसरी कंट्री से कोई व्यक्ति आकर, कोई देश आकर, सरकार आकर वो किसी देश के ऊपर राज करने की कोशिश करती है, तो इसी को साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कह दिया जाता है। तो भारत सभी प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करता है। भारत ने एशिया और अफ्रीका के जो पराधीन देश थे, मतलब गुलाम थे जो देश, उनकी स्वतंत्रता संग्राम में उनका पूरा समर्थन किया। नेहरू की अंतरिम सरकार बनते ही, जैसे ही नेहरू की सरकार बनी थी, जो कि आज़ादी से पहले ही बन गई थी, यह निर्णय लिया कि भारतीय सैनिकों को, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने फ्रांस और नीदरलैंड के उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलनों का दमन करने के लिए भेजा था, वापस बुला लिया जाए। जैसे ही नेहरू की गवर्नमेंट बनी थी, नेहरू ने कहा कि जो भी भारतीय सैनिक दूसरे देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाने के लिए गए हैं, उनको वापस बुलाया जाए। नीदरलैंड के उपनिवेश इंडोनेशिया पर विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कब्जा कर लिया था। आपको मैंने द वर्ल्ड आफ्टर 1945 में पढ़ाया भी था ये वाला पॉइंट कि नीदरलैंड के उपनिवेश जो इंडोनेशिया था उस पर विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान ने कब्जा कर लिया था। बट लास्ट में जापान हार जाता है, तो नीदरलैंड फिर से
इंडोनेशिया पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो भारत इस चीज़ का बिल्कुल खुलकर विरोध करता था। भारत ने इसका बिल्कुल खुलकर विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र में जो यूएन है उसमें भी इंडोनेशिया की स्वतंत्रता पर बल दिया भारत ने। हिंद, चीन, मलाया, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा घाना इत्यादि के स्वतंत्रता संग्रामों को भारत ने पूरा नैतिक समर्थन दिया। हिंद चीन का मतलब है जो वियतनाम और जो कंबोडिया वगैरह जो कंट्री हैं उसको कहते हैं हिंद चीन। तो भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का सदा से विरोध किया है। ये भारतीय विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत रहा है। इसके अलावा भारतीय फॉरेन पॉलिसी का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल, एक और सिद्धांत है, वो है जाति भेदभाव का विरोध, ऑपोजिशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भारत समस्त मानव जाति की समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है। भारत की विदेश नीति जाति भेद का प्रत्येक रूप में विरोध करती है। दक्षिण भारत 1990 के दशक से पूर्व जाति भेद का सबसे बुरा उदाहरण था। दक्षिण अफ्रीका की अल्पमत गोरी सरकार उस देश के काले वर्ण के लोगों और भारतीय मूल की जनता का दमन और शोषण करती थी। अब देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के बारे में आपने पढ़ा होगा। बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही कम जो अंग्रेज थे वो राज कर रहे थे वहाँ पर, और वो भेदभाव कर रहे थे ब्लैक एंड वाइट में। जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। स्पेशली वहाँ पर के जो खुद के ब्लैक लोग थे वो थे ही, यहाँ से जो इंडियंस गए थे वो भी, जहाँ से जो इंडियन वहाँ पर बसे थे उनके साथ भी भेदभाव होता था। तो भारत ने इसका सदा ही विरोध किया, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। गांधी जी भी तो गए थे वहाँ पर, उन्होंने भी तो दक्षिण अफ्रीका में इसका काफ़ी विरोध किया था। रंग भेद के कारण शोषित जनता को भारत ने पूर्ण नैतिक समर्थन प्रदान किया, पूरा समर्थन दिया, नैतिक रूप से पूरा समर्थन दिया भारत ने कि जो दक्षिण अफ्रीका की ये जो भेदभाव हो रहा है वो गलत हो रहा है। भारत ने खुलकर कहा। भारत ने 1949 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध विच्छेद कर लिए थे। अब दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार थी, मतलब कि अंग्रेजों की भेदभाव करने वाली सरकार थी। तो भारत ने 1949 में अपने सारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे दक्षिण अफ्रीका के साथ, जो कि ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे थे, जब भारत गुलाम था तो ब्रिटिश सरकार तो थी ना भारत में, तो उसने दक्षिण अफ्रीका के साथ रिलेशन बना कर रखा था। तो इंडिया ने 1949 में दक्षिण अफ्रीका के साथ सारे के सारे जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे, राजनीतिक संबंध थे, उनको हटा दिया, उनको ख़त्म कर दिया। विश्व जनमत को रंगभेद की नीति के खिलाफ तैयार करने में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के अथक प्रयास, यानी कि भारत के बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद अधिकतर देशों ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया। भारत ने अपनी ओर से रंग भेद में विश्वास करने वाली सरकार को कोई सुविधा प्रदान नहीं की। संयुक्त राष्ट्र के, यानी कि यूएन के अंदर और बाहर भारत ने रंग भेद की आलोचना की और सभी जातियों और वर्गों के लोगों की समानता के सिद्धांत का समर्थन किया। भारत के क्रिकेट और अन्य खेलों के खिलाड़ियों ने भी दक्षिण अफ्रीका का पूर्ण बहिष्कार किया। 4 दशक से अधिक के संघर्ष के बाद 1994 के आरंभ में भारत जैसे देशों को सफलता मिली। रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हुई और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में पहली बार समस्त जनता के द्वारा निर्वाचित एक बहुमत की सरकार दक्षिण अफ्रीका में आई। रंग भेद को समाप्त करने का उद्देश्य प्राप्त होने के बाद ही दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने फिर से पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। मतलब भारत ने फिर से पॉलिटिकल रिलेशन दक्षिण अफ्रीका के साथ स्थापित कर लिए, जब भारत ने देखा कि अब दक्षिण अफ्रीका की वास्तविक सरकार आ गई है और रंग भेद की नीति वहाँ पर अब खत्म हो गई है। भारतीय विदेश नीति का एक प्रिंसिपल और है, वो है संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत संयुक्त राष्ट्र की अनेक विशिष्ट एजेंसियों का भी शुरू से ही एक सक्रिय सदस्य है। इस देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उन पर आधारित विश्व व्यवस्था में पूरी आस्था है।
देखिए दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उसका समर्थक रहा है। अगर समर्थक नहीं होता तो नेहरू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में क्यों ले जाते हैं? वो भी एक सबूत है कि हाँ, भारत विश्वास करता है संयुक्त राष्ट्र में, तभी तो कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में चला गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत परमाणु अस्त्रों का समर्थक नहीं है, उनका पूर्ण विनाश चाहता है और उसकी यह इच्छा है कि पारंपरिक अस्त्रों तथा सैन्य बलों में भी काफ़ी कमी की जाए। भारत का ऐसा विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र को शक्तिशाली बनाकर ही उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। महासभा के 1953 के सत्र में भारत की प्रतिनिधि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष चुना गया। अब जो यूएन था उसकी महासभा है एक, तो उसमें 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भारत की प्रतिनिधि थी, उनको अध्यक्ष चुना गया और महासभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय रही। भारत कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है और उसने विश्व शांति और सुरक्षा के हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा दोस्तों, सुरक्षा परिषद के द्वारा यानी कि यूएन के द्वारा कई सारे अभियान चलाए जाते हैं जिसमें भारत खुलकर पार्टिसिपेट करता है। कई सारे सैनिक अभियान भी चलाए जाते हैं यूएन के द्वारा अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में, जहाँ पे शांति की स्थापना करने की कोशिश की जाती है। तो उसमें भारतीय जो सैनिक हैं वो भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। कई सारे भारतीय सैनिकों को अध्यक्ष की कमान दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र का समर्थन भारत पूरी तरह करता है। ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके साथ ही एक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। राष्ट्रों के बीच किसी न किसी प्रश्न पर विवाद उत्पन्न होते ही रहते हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि संसार विवादों से रहित हो। जब भी राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, उसको सुलझाने के केवल दो ही उपाय हैं, या तो शांतिपूर्ण समाधान किया जाए या फिर युद्ध का मार्ग अपनाया जाए। हजारों वर्षों से छोटे या बड़े राज्यों के बीच जब भी कोई विवाद हुआ है, युद्ध के द्वारा ही उसका निर्णय किया गया है। अब देखिए दोस्तों, शुरू से ही युद्ध का सहारा लेकर विवाद को ख़त्म करने की कोशिश की जाती रही है। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि जो नागरिक थे, जो आम नागरिक थे, वो भी युद्ध में बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। पहले युद्ध में आम नागरिकों को इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं देखना पड़ता था जितना अब देखना पड़ता है और पड़ेगा अगर युद्ध होता है तो आम नागरिकों को अब इतना नुकसान ना देखना पड़े, उनका विनाश ना हो आम नागरिकों का। इसीलिए भारत ने ये कहा है कि शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सॉल्व किया जाए। जहां कानूनी विवाद केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा निपटाए जा सकते हैं, वहीं राजनीतिक विवादों का समाधान अन्य उपायों से करने का प्रयास किया जा सकता है। कुछ कानूनी विवाद होते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट बना है तो वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यूएन ने कई सारे कानून बना रखे हैं, तो अगर उससे संबंधित कोई विवाद है तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। जो राजनीतिक पॉलिटिक्स से संबंधित कोई विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका समाधान भी कुछ अन्य उपायों से किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तलाश करना भारत की विदेश नीति का स्पष्ट उद्देश्य है। नैतिक आधार पर भी भारत युद्धों के विरुद्ध है। शांतिपूर्ण समाधान की अपेक्षा शांतिपूर्ण पर अधिक बल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व करना चाहता है। अब यहाँ पे बात हो रही है शांतिपूर्ण समाधान। इस शांतिपूर्ण समाधान में भी भारत शांतिपूर्ण पर ज़्यादा बल देता है कि समाधान तो हमें करना है, सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, ठीक है, बट वो शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढा जाए। ये भारत का मुख्य विचार है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी तक हमने विदेश नीति को समझा कि विदेश नीति क्या होती है, फिर भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों को देखा, निर्धारक तत्वों को देखा और भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों को समझा। तो ये जो चैप्टर है वो इतना टफ नहीं है, बट हाँ, ये लेंथी चैप्टर्स हैं। जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा लेंथी है, लंबे लंबे इसके चैप्टर्स हैं।
तो अब थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, जैसे कि गुटनिरपेक्षता, परमाणु से संबंधित नीति बच गई है, और भी कुछ चीज़ें बच गई हैं, उनको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो को भी आप देख लेना, जिससे कि आपकी ये यूनिट फर्स्ट यूनिट पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और ये मत सोचना कि वीडियो फालतू में लेंथी की गई है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स आपको समझने थे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।